बिल्कुल क्लियर कट सवाल है कि क्या डॉक्टर्स के ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि इतना पैसा जनरेट करना ही करना है? आजकल ज्यादातर हॉस्पिटल्स में एक पैकेज सिस्टम हो गया है। हाउ डू वी फाइंड आउट कि अस्पताल कौन सा अच्छा है? इफ योर पेशेंट इज फॉलोइंग यू वेर एवर यू आर गोइंग, वो डॉक्टर की अपनी एक्सपर्टीज मैटर करती है या अस्पताल की फैसिलिटीज? दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सिर्फ एक्सपर्टाइज से काम नहीं चलता है, हमें सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में देयर आर वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल्स। वो प्रोटोकॉल्स मुझे एक्चुअली इंडियन सेटअप में, इंडियन सिनेरियो में दिखाई नहीं देते। ये गाइडलाइंस की हम लोगों में कमी रहती है। बहुत इफेक्टिव स्टडीज भी नहीं होती, बहुत इफेक्टिव गाइडलाइंस भी नहीं है। सुष्मिता सेन को उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि जब उनका हार्ट अटैक था, वो प्रोसीजर के दौरान, हार्ट का जब प्रोसीजर हो रहा था, शी स्टेड कॉन्शियस। तो क्या कॉन्शियस रह सकते हैं? ये तो इन्होंने अपने आप ही मना कर दिया था एनेस्थीसिया लेने से। कितना वो रिस्की होता है, पेनफुल होता है। सो डॉक्टर्स की लाइफ में कितने चैलेंजेस होते हैं? एक अगर सर्जरी है, सपोज कि बाईपास कराना है, सो किसी के पास मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए? हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? मांसपेशियां जब खून के अभाव में मरना चालू हो जाती हैं, दैट इज नोन एज हार्ट अटैक। अगर हार्ट का फंक्शन हार्ट अटैक की वजह से बहुत कमजोर हो जाता है और हार्ट एज अ पंप काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, देन इट लैंड्स अप इन हार्ट फेलियर। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं समटाइम्स जो कि पेशेंट के हित में ना हो, जिससे कभी आपको भी लगता है, आप भी अपसेट हो जाते हो। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी में हो रही है, तो क्या उससे पहले ये ज़रूरी है कि उसको डायबिटीज़ या इस तरह की बीमारियां होंगी? ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली हर एक इंसान का स्पेसिफिक मिलियो होता है। एसिडिटी की भी प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये दर्द हार्ट की वजह से है। और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब में भी छाती में दर्द होता है। लोग एक कॉफ़ी का शॉट लगा के तब जाते हैं जिम, तो वो लेना चाहिए? वही एक्चुअली हार्ट रेट बढ़ेगा आपका, जैसे हार्ट हो गया या ब्रेन हो गया है। ओके। दोनों कंडीशन में जो शुरू का 1 घंटा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अटैक आने के बाद के का 1 घंटा। अटैक आने पे जैसे सपोज आपको छाती में बहुत सीवियर दर्द हुआ, आपके पसीना आ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप विद इन 1 आवर अगर आप हॉस्पिटल या किसी कार्डियक सेंटर पे पहुंच जाते हो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं इन गुड हैंड्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने कार्डियो, थोरैसिक और वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर जीवन पिल्लाई, डायरेक्टर यथार्थ हॉस्पिटल, नोएडा एक्सटेंशन। दिल से जुड़ी बीमारियां आज सिर्फ उम्र दराज लोगों में ही नहीं देखी जाती, बल्कि युवाओं और बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही हैं। क्यों होता है हार्ट अटैक? क्यों होता है हार्ट फेल्योर? कब सर्जरी की जरूरत पड़ती है? और जिंदगी बचाने वाले कौन से नए मेडिकल एडवांसमेंट्स आज उपलब्ध है? इन्हीं सब सवालों पर होगी बातचीत और हमारे साथ डॉक्टर पिल्लाई, जैसा मैंने आपको बताया, कि मौजूद हैं। तो डॉक्टर पिल्लाई, आपका स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम में। नमस्ते श्वेता जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। डॉक्टर, हम ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं चूंकि इन गुड हैंड्स है, और दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि तमाम आपके जहन में जो सवालात होते हैं, जो आपके मन में क्वेरीज चल रही होती हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, अलग अलग सीरीज़ हम लेके आएंगे। ये हमारा जो सीरीज़ है वो कार्डियो के ऊपर है और डॉक्टर पिल्लाई हमारे साथ हैं। डॉक्टर, दिल का मसला है, हर किसी के पास दिल है, लेकिन जब बात दिल के सेहत की आती है, लोग जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे हमारे हार्ट को, शरीर को नुकसान है। लेकिन फिर भी कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? जब कभी हार्ट की बात होती है तो लोगों को यही लगता है कि छाती में दर्द अगर हुआ है तो हार्ट की वजह से हुआ है। बल्कि ये 70 से 80% लोगों में अगर छाती में दर्द होता है तो उसका कारण कुछ और होता है। ऐसा नहीं है कि हार्ट की वजह से ही छाती में दर्द होता है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स जैसे रिफ्लक्स हो गया या एक्लेजिया हो गया, तो एसिडिटी की भी प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये दर्द हार्ट की वजह से है। और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे नॉट ओनली एसिडिटी की, जैसे सपोज लंग की प्रॉब्लम्स, अगर छोटा निमोनिया होता है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है,
उन सब में भी छाती में दर्द होता है। ओह। तीसरा, जैसे मांसपेशियाँ, ये रिब्स हो गई, कार्टिलेजेस हो गई, इन सब में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, टीथ सिंड्रोम, तो ऐसे में भी छाती में दर्द होता है। देन देर आर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स, देर आर एंग्जाइटी न्यूरोसिस। दूसरा माने उस सब में भी ऐसी महसूस होता है कभी कभी लोगों को कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे चेस्ट में टाइटनेस हो रही है। तो ऐसे सब कंडीशन में भी लोगों को लगता है कि इट इज़ हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट। Then there are certain dental problems, जैसे suppose there is an impacted molar, या केरीज हो गई हैं या गम की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ऐसे सब कंडीशन में भी इंसान को कभी कभी बहुत सीवियर दर्द होता है विच रेडिएट्स डाउन टू द नेक एंड अपर चेस्ट। तो आई रिमेंबर वंस मेरे भी एक ये दांतों में प्रॉब्लम हुई थी रात को, और मुझे ऐसा लगा था कि इट इज़ एक्चुअली हार्ट। I went immediately to a small nursing home close by and got an ECG done, which was absolutely normal. तो ये वही सिचुएशन हो जाती है जैसे सपोज शेर आया वाली सिचुएशन। 80 to 90% केसेस में लोगों को ये एक्चुअली एसिडिटी की प्रॉब्लम ही होती है, और वो जो 10% या 15% में जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो फिर देन इट इज टेंड टू बी निग्लेक्टेड। जैसे ज़्यादातर लोगों में आप यही देखेंगे कि 4 दिन तक लोगों को लग रहा था कि गैस की वजह से इनो पी रहे थे, ये पी रहे थे, वो पी रहे थे, और फिर अल्टीमेटली दे लैंडेड अप इन द ICU। तो मतलब आई एम सो सरप्राइज टू नो डॉक्टर, जो आपने बताया, मतलब ये एक नई इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए कि शरीर के दूसरे अंग अगर प्रभावित हो तो कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि चेस्ट में पेन हो रहा है। बिल्कुल ऐसा, लेकिन अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट, मतलब कैसे पता लगाएं? अब ये एक्चुअली ये वही मैं कह रहा हूँ कि ओनली 10 to 15% ऑफ द चेस्ट पेन इज एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हार्ट। और उस कंडीशन में थोड़ी बहुत सांस की परेशानी, जैसे सांस लेने में थोड़ी मुश्किल, थोड़ी हैवीनेस इन द चेस्ट, और थोड़ा पसीना सीना आना, ऐसे सब कंडीशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ थोड़ा भी डाउट है कि इट इज़ रिलेटेड टू द हार्ट, तो एटलीस्ट गेट अ ECG डन। अगर ECG में कुछ फ्रेश चेंजेस हैं या पुराने चेंजेस हैं तो हो सकता है कि वो डॉक्टर ऑन ड्यूटी में आस्क यू टू गेट अ कार्डियक एंजाइम, ट्रोपाई होता है, ट्रोपाई हो गया, CPK-MB हो गए, ये सब कार्डियक एंजाइम्स होते हैं जो कि जिसका लेवल बढ़ जाता है व्हेन देयर इज़ हार्ट अटैक। तो देयर आर वेज ऑफ फाइंडिंग आउट इफ दैट पेन इज़ बिकॉज ऑफ द हार्ट। सो डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से आपको दिमाग में रखना चाहिए कि एनी चेस्ट पेन कैन बी द ओरिजिन कैन बी ऑफ हार्ट, बट ये है कि इफ इट इज़ नॉट ऑफ द हार्ट देन दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, देन यू कैन टेक द ट्रीटमेंट ऑफ द कंसर्न्ड दिस ऑर्गन। लेकिन जब हम अपने शरीर का पूरा ध्यान देते हैं डॉक्टर, अगर हमारा माइंडसेट ऐसा है कि नहीं हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो स्वस्थ रखने में ख़ास तौर पर हमारा फोकस हार्ट पर हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई हार्ट केयर सॉर्ट ऑफ कुछ करता है कोई। देखिए एक्चुअली इशू ये है कि जब भी हम कभी ऐसे बोलते हैं कि हार्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज, तो वी जनरली से कि कार्डियो जब आप करते हैं तो जस्ट सी दैट योर हार्ट रेट, जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, वो अगर लेट्स से 60 है या 70 है, तो जो पीक एक्सर्शन जब आप करते हैं एक्सरसाइज में, कार्डियो में, तो योर हार्ट रेट शुड गो अप टू एटलीस्ट 130-140, एंड 130 की रेट को आपको मेंटेन करना है फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स। ओनली देन विल योर हार्ट गेट एक्सरसाइज्ड। ओके, सो अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 130 to 140 टारगेट विल डिपेंड अपॉन, टारगेट विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज योर बेस। लेट्स से आपका बेस अगर कम है, 160 है, 60 है, 60 का हार्ट रेट आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है, तो यू कैन इंक्रीज इट टू लेट्स से 110-120। अगर आपका रेस्टिंग ही 80-90 है तो यू विल हैव टू इंक्रीज इट टू 130-140, और 130-140 पे देन यू विल हैव टू कीप इट फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स। और डॉक्टर इसका तो एक नेगेटिव असर भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका अगर हार्ट में कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है और अगर वो ट्रेडमिल करने लगे
to take the heartbeat level to 130-40. So हो सकता है कि उनके लिए नेगेटिव हो जाए। आजकल एक्चुअली इसी वजह से जो ज़्यादातर जो ये दिमाग में आता है कि जिम्नेशियम में ये डेथ्स क्यों हो रही हैं, उसका कारण यही है जो आप बता रहे हैं। माने मेरे हिसाब से जब भी कभी हम जिम्नेशियम जाते हैं या जिम ज्वाइन करते हैं तो एक बेसिक असेसमेंट हो जाना चाहिए। एक बेसिक हार्ट की हेल्थ का असेसमेंट जो है, वेदर इट बी ईसीजी, एक टीएमटी हो गया, इस तरह की, टू रूल आउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ कार्डियक फ्लो, कार्डियक ब्लड सप्लाई में कोई रुकावट है या नहीं है, वो देखने के लिए एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए बिफोर ये एक्चुअली होता नहीं है। दूसरा, जो आपके सप्लीमेंट्स होते हैं या ये फैट बर्नर्स होते हैं, इन सब चीज़ों में भी कैफ़ीन होती है, निकोटीन होती है, there are some unspecified stimulants and vitamins और minerals होते हैं। तो ये निकोटीन हो गया या कैफीन हो गया, ये सब चीज़ें अगेन दे इंक्रीज द हार्ट रेट। तो if you have a normal coronary, you will be able to do that. But if you have an underlying, let's say, obstruction, then of course they will precipitate a heart attack. मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर ये पूछूं कि जैसे अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग एक कॉफ़ी का शॉट लगा के तब जाते हैं जिम, तो वो लेना चाहिए? वही, वो एक्चुअली हार्ट रेट बढ़ेगा आपका। उसको तो लोग कहते हैं कि इससे इंस्टेंट एनर्जी आती है, थोड़ा स्टिमुलेट करता है, हाँ, बट स्टिमुलेट विल माने उसका इफेक्ट हार्ट पे भी आता है, माने हार्ट का रेट भी बढ़ेगा। ये लेना सही है या गलत है? That will all depend upon whether you have a normal coronaries or not. जैसे सपोज आपके में बेसलाइन ऑब्स्ट्रक्शन है अगर, तो फिर देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि अगर आप ज्वाइन करते हैं जिम, तो एक बेसिक असेसमेंट करवा लीजिए। नॉर्मल होता है तो कोई बात नहीं, फिर देन यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, देन योर हार्ट इज एबल टू लेट्स से विथस्टैंड अ हार्ट रेट ऑफ 150 ऑल्सो, 150-160 भी कर लेगा। इशू ये रहता है कि जो ब्लड सप्लाई होती है मायोकार्डियम की, जो मांसपेशियों की जो ब्लड सप्लाई होती है, वो रिलैक्सेशन फेज पे होती है, विच इज नोन एज डायस्टोलिक। सिस्टोलिक इज द कंट्रैक्शन फेज, डायस्टोलिक इज द रिलैक्सेशन फेज। रिलैक्सेशन फेज में ब्लड जाता है, और जब हार्ट रेट बढ़ता है तो इट इज दिस फेज विच शॉर्टन्स। तो हार्ट रेट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, माने इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इस्कीमिया। दूसरा, जो आपका जो हार्ट की वेसल्स होती हैं, ये सरफेस पे होती हैं, हार्ट के सरफेस पे होती हैं, तो अगर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है तो भी दे गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। सो टू मच ऑफ हार्ट रेट एंड हाई प्रेशर विल ऑल प्रेसिपिटेट एंजाइना ऑब्लिक इन्फेक्शन। तो जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी में हो रही है, तो क्या उससे पहले ये ज़रूरी है कि उसको डायबिटीज़ या इस तरह की बीमारियां होंगी? माने जनरली देखा गया है, ये अगेन एक माने एक परसेप्शन टाइप का बनाया हुआ है कि जैसे सपोज एक डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर है या स्मोकर है या फैमिली हिस्ट्री है तभी ये डिजीज़ होगी। ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली हर एक इंसान का स्पेसिफिक मिलियू होता है, माने एनवायरनमेंट होता है जैसे, और ये इसको एक एग्जाम्पल समझ करके उसको अपने ऊपर लागू करना इज प्रोबेबली द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एनीवन कैन डू। जैसे देयर आर लॉट ऑफ पीपल, माने सेवरल टाइम्स यू विल गेट अ पर्सन विद नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो स्मोकिंग, नो फैमिली हिस्ट्री, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, लैंडिंग अप विद अ ह्यूज हार्ट अटैक एंड अंडरगोइंग अ बाईपास। तो वो कहेगा कि भाई मैंने तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, सब कुछ सही था, उसके बाद भी मुझे हार्ट में क्यों प्रॉब्लम हुई। दूसरा, सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ होने के बाद भी हार्ट बिल्कुल नॉर्मल रहता है टिल 90 ईयर्स ऑफ एज। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट ये है कि हाँ, आप जो है as a responsible person, you should always try to see that your sugar is under control. Always see that your BP is under control. Always see that your cholesterol is under control. If they go haywire, तो chances heart के problem बढ़ सकते हैं। These are the established risk factors. Established risk factors हैं smoking. अभी आप देख रहे हैं AQI is so high. Pollution is so high. It is tantamount to having 1 or 2 packets of cigarette daily.
इतना इतना पोल्यूशन चल रहा है। सो उससे ऊपर अगर आप और सिगरेट पियोगे तो फिर तो क्या होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू दिस, है ना, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर फैमिली हिस्ट्री, सपोज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री इन योर फैमिली, देन यू शुड बी केयरफुल। सो दीज आर ऑल एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स। इन सबको आप माने ये हमारे हाथ में है कि इन सबको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। We have often heard the term golden hour. ये क्या होता है डॉक्टर? गोल्डन आवर जैसे हम लोगों ने ये बेसिकली इट इज़ फॉर हार्ट एंड ब्रेन, ये दो पे हम लोग ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं बिकॉज इसमें इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं, जैसे हार्ट हो गया या ब्रेन हो गया है। Okay. दोनों के कंडीशन में जो शुरू का 1 घंटा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अटैक आने के बाद के का 1 घंटा, अटैक आने पे जैसे सपोज आपको छाती में बहुत सीवियर दर्द हुआ, आपके पसीना आ रहा है, यू आर मोर और लेस कोलैप्सिंग, तो उस कंडीशन में अगर आप विद इन 1 आवर अगर आप हॉस्पिटल या किसी कार्डियक सेंटर पे पहुंच जाते हो और आपकी थ्रोम्बोलिसिस हो जाती है या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी हो जाती है, तो मेजॉरिटी ऑफ द मायोकार्डियम को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स को हम, बिकॉज देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि द मेजर एफर्ट of our treatment is to preserve as far as muscles as possible, क्योंकि heart is the pump, heart pumps blood, और वो तभी पंप पॉसिबल हो पाएगा if there are viable myocardium, viable muscles हैं, viable muscles रहेंगी तभी पंप हो पाएगा। अगर उसमें अगर if the माने MI sets in, अगर हार्ट अटैक सेट इन हो गया और मसल्स डेड हो गई, उसके बाद तो फिर हार्ट का फंक्शन आपका कमज़ोर हो जाता है, तो देन यू आर बेसिकली फायर फाइटिंग ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद यू आर जस्ट फायर फाइटिंग कि डैमेज को हम लिमिट कर सकें। बट अगर हमें डैमेज को बिल्कुल, जैसे सपोज फायर फाइटिंग के लिए आपने यहाँ पे सिलेंडर रखे हुए हैं, तो वो दैट विल प्रिवेंट फायर फ्रॉम, बट अगर एक बार फायर लग गई और हम बुझाने बैठेंगे उसको, तो फिर तो आधी तो दीवार तो आपकी जली जाएगी। तो इसका मतलब कि वो क्रूशियल 1 आवर होता है, दैट इज वेरी क्रूशियल 1 आवर। और वो फैमिली के लिए फैमिली क्या कर सकती है उस दौरान? बस उसमें यही रहना चाहिए कि अगर मैंने डाउट में ना रहे कि अरे वो हो सकता है एसिडिटी की वजह से हो या किसी की वजह से हो, तो उस सब में, उस कंफ्यूजन में भी यू एंड अप लूजिंग दैट टाइम। तो बाय डिफॉल्ट गो टू अ सेंटर, अगर हार्ट का नहीं निकलता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, then that's fine, then you can undergo treatment for whatever is there. Otherwise you actually end up with a head start. आपका तुरंत माने अगर थ्रोम्बोलिसिस की ज़रूरत होती है, एज पर योर ECG थ्रोम्बोलिसिस होना हो तो थ्रोम्बोलिसिस इमीडिएटली माने इमरजेंसी में ही स्टार्ट हो जाती है। सेम विद योर स्ट्रोक। जो एक न्यूज़ अभी है, चल रही है, लेटेस्ट है कि सुष्मिता सेन को उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि जब उनका हार्ट अटैक था, पहले तो सुष्मिता सेन को देख के नहीं लगता, किसी को भी जिसको हार्ट अटैक आता है वो देख के नहीं लगता होगा कि हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन जब उनको हार्ट अटैक आया था तो उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि वो प्रोसीजर के दौरान, हार्ट का जब प्रोसीजर हो रहा था, शी स्टेड कॉन्शियस। तो क्या कॉन्शियस रह सकते हैं, और मतलब क्या होता है? एक तो नंबर 1 आई नीड टू नो व्हाट प्रोसीजर शी हैड अंडरगॉन। माने I was just reading the news. ये क्योंकि जो कैथ लैब में जो प्रोसीजर्स होते हैं वो जनरली अवेक पेशेंट्स में ही होते हैं। जैसे एंजियोप्लास्टी जब होती है, एंजियोप्लास्टी इज नॉट डन, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इज नॉट डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जो हम लोग She had a heart attack on February 27, 2023. Okay. And shared that being awake during the procedure made her confront the fragility of life, as she refused to be put under complete anesthesia. So तो ये तो इन्होंने अपने आप ही मना कर दिया था शायद एनेस्थीसिया लेने से। तो there are procedures, जब हम लोग अपनी, जैसे सपोज when we have to operate on the patient, that cannot be done without anesthesia. तो कितना वो रिस्की होता है, पेनफुल होता है, क्या होता है? मतलब अगर उसको उन्होंने सहा तो इसका मतलब शी इज स्ट्रांग लेडी। Probably she had undergone an angioplasty.
Okay. तो एंजियोप्लास्टी इज समथिंग विच इज जनरली नॉट डन अंडर एनेस्थीसिया until unless of course there is hemodynamic instability. माने अनस्टेबल हो रहा हो हार्ट, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही ऊपर नीचे हो रहा हो, तो it is only under that circumstances that we intubate the patient, anesthetize the patient. Otherwise अवेक पेशेंट पे ही किया जाता है. तो उनको सिर्फ इंग्वाइनल एरिया में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलता. बट शी विल बी अवेयर ऑफ व्हाट पीपल आर स्पीकिंग, व्हाट माने क्या बातचीत चल रही है. लेकिन जब वो कहती हैं कि शी रिफ्यूज, दैट मीन्स तो उसमें तो एनेस्थीसिया तो ज़रूरी नहीं है. एक्चुअली ये भी होता है कि थोड़ा बहुत कभी कभी हम लोग सेडेशन भी दे देते हैं ताकि पेशेंट बिकम्स अ लिटिल कंफर्टेबल. तो हो सकता है इन्होंने रिफ्यूज़ किया, आई डोंट नो व्हाट द सर्कमस्टांसेस वर. तो ये है, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोप्लास्टी इज डन इन अवेक कंडीशन एंड मेजॉरिटी ऑफ द सर्जरीज, माने मेजॉरिटी क्या, ऑल ऑफ द सर्जरीज आर डन अंडर एनेस्थीसिया. डॉक्टर, एक ये भी ट्रेंड देखने को मिलता है कि जब एंजियोग्राफी होती है किसी की, तो उसके बाद एक कंफ्यूजन की स्टेट होती है. लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें, किस डॉक्टर के पास जाएं, सर्जरी कराएं या ना कराएं. कई तरह के ओपिनियन ले रहे होते हैं लोग. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माने छाती में दर्द हुआ या जो भी प्रॉब्लम हुई, आप इन्वेस्टिगेट होते हैं. इन्वेस्टिगेशन पे आपकी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी में पता चला कि भाई ये आपकी ब्लॉकेजेस हैं. उसके बाद ये होता है कि देयर आर 3 स्टेक होल्डर्स. 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं. एक तो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स, दूसरा होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट और तीसरे होते हैं कार्डियक सर्जन्स. दीज आर ऑल पार्टी टू दैट डिस्कशन एंड फाइनली द आउटकम. तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि व्हाट द पेशेंट और द पेशेंट्स रिलेटिव वांट. कई बार ऐसा होता है कि भाई ब्लॉकेज को देख करके हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सर्जरी की ज़रूरत है, बहुत डिफ्यूज डिजीज़ है, इसमें एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, या अगर एंजियोप्लास्टी होगी भी तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे. डायबिटीज़ है, हार्ट का फंक्शन कमज़ोर है. ऐसे सब कंडीशन में स्टेंट की पेटेंसी रेट जो है, जो माने लाइफ है, वो कम हो जाती है. तो ऐसे कंडीशन में जनरली कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन जनरली एडवाइस करते हैं कि भाई सर्जरी करवाइए. बट देयर आर सर्कमस्टांसेस व्हेन देयर इज मॉर्बिड फियर ऑफ सर्जरी कि भाई हमें तो सर्जरी नहीं करवानी है. तो देयर आर 3 बेसिकली ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी 3 होती हैं. एक तो है मेडिकल मैनेजमेंट. अगर बहुत डिफ्यूज डिजीज़ है, माने पूरी आर्टरी ऊपर से नीचे तक जैसे ख़राब है, तो ऐसे कंडीशन में ना तो स्टेंट पॉसिबल होता है, ना ही सर्जरी के लिए आर्टरी अवेलेबल है. तो ऐसे कंडीशन में बेस्ट रहता है कि द पर्सन इज ऑन मेडिकल मैनेजमेंट, यानी दवा खाता रहे, उससे भी अच्छा खासा आपका रहता है. बट ये है कि हाँ, चांसेस ऑफ सडन डेथ एंड थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि एंजियोप्लास्टी ऑब्लिक सर्जरी में होती है. तो बट दिस इज अ वायबल ट्रीटमेंट ऑप्शन. माने मेडिकल मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ वेरी वायबल ट्रीटमेंट ऑप्शन. अगर इस तरह का है कि इफ द आर्टरीज आर नॉट amenable to surgery or angioplasty, they can be kept on medical management. दूसरा ये रहता है कि जैसे सपोज देयर इज अ डिस्क्रीट लीजन, छोटा लीजन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम नहीं है, एंड हार्ट का फंक्शन इज़ फाइन, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, अनकंट्रोल नहीं है. सो अंडर सच सर्कमस्टांसेस एंजियोप्लास्टी इज़ अ गुड ऑप्शन, माने विदाउट सर्जरी. तीसरा माने इफ कैल्शियम स्कोर इज़ हाई, इट इज़ अ डिफ्यूज डिजीज़ जिसमें कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टेंट डालने पड़ जाएंगे और हो सकता है उसके बाद भी पेटेंसी रेट अच्छी ना हो. ऐसे कंडीशन में वी एडवाइज सर्जरी, बाईपास एडवाइस करते हैं. सो यही फ़र्क हो जाएगा स्टेंट एंड बाईपास में? स्टेंट और बाईपास में यही फ़र्क होता है. ओके. सो डॉक्टर, आप मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के एक्सपर्ट हैं. सो अगर हम देखें तो रिकवरी वाइज, कॉस्ट वाइज, ये कितना इम्पैक्ट डालता है पेशेंट के ऊपर? देखिए, अगर हम कार्डियक सर्जरी को देखें तो ये वी हैव दिस, इसकी हिस्ट्री गोज बैक टू लेट्स से 1945 टू 1950 से चालू हुआ था कार्डियक सर्जरी. तो ये बेसिकली जो कार्डियक सर्जरी अभी तक इवॉल्व हुई है, दैट इज ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 60-70 ईयर्स. तो अभी तक हम लोग स्टेनोटमी माने हड्डी काट करके ऑपरेशन करते थे. तो अब जब माने लास्ट 15-20 ईयर्स से वी हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस प्रोसीजर्स बाय स्मॉल इंसिजन. सारे जो हो गए, बाईपास हो गया, वाल्व सर्जरीज हो गई,
जो छेद होता है हार्ट में, उसको बंद करने की जो वो होता है, उसको जो है छोटे चीरे से करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी करीब करीब 2.5-3 इंच के इंसिजन से करने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन वी डू इट बाय अ स्मॉलर इंसिजन जब छोटा हो जाता है तो एसोसिएटेड पेन, एसोसिएटेड ब्लड लॉस, रिकवरी बेटर हो जाती है, हॉस्पिटल से छुट्टी जल्दी हो जाती है, ही कैन पर्सन इज एबल टू जॉइन हॉस्पिटल माने हिज वर्क माने क्विकली। सो ये सब एडवांटेजेस स्मॉल इंसिजन में होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, स्मॉल इंसिजन में मेरे ख्याल से कॉरोनरी बाईपास में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि नंबर 1, कितनी आर्टरीज हम बाईपास कर पाते हैं, एंड पेटेंसी मीन्स वो जो हम नए रास्ते बनाते हैं या जो स्टेंट डालते हैं उसकी लाइफ कितनी है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि छोटे चीरे से अगर हम CABG बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं तो विल वी बी एबल टू डू जस्टिस टू दैट। तो उस केस में कभी कभी हम लोग माने वी स्टिल एडवाइज देम टू अंडरगो अ कन्वेंशनल सर्जरी रादर देन अ स्मॉल इंसिजन। वाल्व्स के केस में और छेद के माने ASD हो गया, BSD हो गया, इन सब के केस में तो हम लोग वी एडवाइज देम टू अंडरगो अ स्मॉल इंसिजन। बट ये है कि CABG में अभी भी वी आर अ लिटिल दिस एप्रीहेंसिव। डॉक्टर, अक्सर कहा जाता है कि स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस किसी के अपने हाथ में नहीं होता, वो तो हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स की लाइफ तो खुद बहुत स्ट्रेसफुल है। सो डॉक्टर्स को अगर हम देखें, उनको हार्ट की प्रॉब्लम कितनी होती है? अगर आप देखें तो माने डॉक्टर्स डाइंग ऑफ हार्ट इज प्रीटी सब्सटेंशियल। इट इज मोर देन द जनरल पॉपुलेशन। रियली? इट इज जनरल। तो वही है कि दूसरों को एडवाइस देना आसान होता है, फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो what you are saying is stressful. Stress is there, माने prevalent everywhere. सभी लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। सो इसका माने जो बहुत ही अच्छा जो सोल्यूशन मेरे ख्याल से हम लोगों के रिलीजन में पहले ही दिया हुआ है, मेडिटेशन इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टूल बाय विच वी कैन रिड्यूस। फिर उसके बाद जो हम लोगों का जिस तरह से हमारी स्पिरिचुअलिटी में बताया गया है कि बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, और उसके बाद फिर जो सुप्रीम वो होती है, तो बॉडी को तो हम लोग देख सकते हैं, माइंड, इंटेलेक्ट और आत्मा को कंट्रोल करने के लिए, रादर माइंड, इंटेलेक्ट, नॉट आत्मा, उनको कंट्रोल करने के लिए ये विधियां बनाई हुई हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, और ये माने और भी कई तरह के योग होते हैं। तो आई थिंक ऑल दीज आर वेरी गुड टूल्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस। It is easier said than done. Easier said than done. It requires a lot of patience, practice. तो ये तो है। So डॉक्टर्स की लाइफ में कितने चैलेंजेस होते हैं? Challenges जैसे डॉक्टर्स, whether it be doctors, whether it be any other, they are all part of the society. तो अगर सोसाइटी में ये सब चल रहा है, prevalent है, तो they are also subject to the same sort of stress and same sort of this. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक डॉक्टर पे भरोसा करते हैं and we keep following that डॉक्टर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे, लेकिन हाउ डू वी फाइंड आउट कि अस्पताल कौन सा अच्छा है? क्योंकि वो डॉक्टर, अगर जैसे आप पहले मेट्रो में थे, फिर यथार्थ में है, कल हो सकता है कहीं और हो, फिर कहीं और हो। सो इफ़ योर पेशेंट इज़ फॉलोइंग यू वेर एवर यू आर गोइंग, बट वो डॉक्टर की अपनी एक्सपर्टीज मैटर करती है या अस्पताल की फैसिलिटीज़? दोनों ही करती, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक्सपर्टाइज से काम नहीं चलता है, हमें सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। सपोर्ट सिस्टम मीन्स व्हेन वी आर ऑपरेटिंग वी रिक्वायर अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट, मान के चलिए कि 10-15 लोग, जो कोर टीम होती है वो 10-15 लोगों की होती है। उसके अलावा देयर आर ऑलमोस्ट 40-50 लोग होते हैं जो कि एसोसिएटेड हैं सपोर्ट स्टाफ। सो apart from the support staff and trained staff, we require machinery आजकल बहुत important हो गई है, whether it be ventilators, whether it be IABP machines, whether it be माने HEPA filters in operation theaters, whether there are adequate monitors, whether there are defibrillator machines, all those machines, माने सारी machines होनी चाहिए for your this। एक्मो मशीन्स आजकल हर हॉस्पिटल में
वी कंसिडर एक्मो सपोर्ट ऑल्सो रखते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि चाहिए होती व्हाट इज एक्मो सपोर्ट? इट्स एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर। जैसे सपोज लंग और हार्ट का काम अगर हमें किसी मशीनरी से करवाना है तो इट इज़ एक्मो मशीन। वही काम हम लोग जैसे कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन जो होती है वो मशीन भी वही काम करती है, बट ये है कि वो हम लोग ऑपरेशन थिएटर में करते हैं कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन से। वही काम जब बाहर माने ऑपरेशन थिएटर के बाहर की सेटिंग में, लेट्स से इंटेंसिव केयर यूनिट में जब यूज़ करते हैं और वो छोटा होता है, मोबाइल होता है, दैट मशीन इज़ नोन एज एक्मो। दैट टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड योर लंग्स। जैसे सपोज यू हैव अ मैसिव निमोनिया, तो वी कैन पुट द पेशेंट ऑन एक्मो, तो आपके लंग को रेस्ट मिल जाता है एंड इट गिव्स योर लंग सम चांस माने फॉर मेडिसिन्स टू एक्ट। और एक बार जब लंग रिकवर हो जाता है तो देन वी कैन वीन ऑफ दैट मशीन एंड योर लंग कैन स्टार्ट वर्किंग। सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे काफी एडवांसमेंट है, मतलब हाउ फार हैव वी कम डाउन द लाइन अगर देखें? वही जैसे मैंने आपको कन्वेंशनल सर्जरी और मिनिमल एक्सेस बताई थी, अब उसके आगे ये आ गया है कि वी आर डूइंग नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस भी लोगों को देते हैं। जैसे नॉन इन्वेजिव मींस जैसे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है उसी तरह से वी कैन रिप्लेस एओर्टिक वाल्व थ्रू योर इंग्वाइनल एरिया। तार डाल करके हम लोग एओर्टिक वाल्व को रिप्लेस करते हैं विच इज़ नोन एज TAVI। फिर उसके बाद आजकल माइट्रल वाल्व, माइट्रल लीकेज में माइट्रा क्लिप्स आ गए हैं जो कि जिसमें कि विदाउट सर्जरी वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ द लीकेज इन द माइट्रल वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व लीकेज में अगर आइसोलेटेड राइट साइड में लीकेज हो रही है राइट साइड में, तो वी कैन हैव देयर आर परक्यूटेनियसली वी कैन व्हाट इज नोन एज ट्रिक वाल्व, वी कैन पुट इट ऑन द राइट साइड। तो ये सारी प्रोसीजर्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मेरे ख्याल से 5-7 सालों में डेवलप हुए हैं, वेयर वी कैन गिव दिस ऑप्शन। दे आर अ लिटिल कॉस्टली एज ऑफ नाउ, बट ये है कि इफ द पर्सन डजंट हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देन ही कैन अवेल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो। ओके, तो एक अगर सर्जरी है सपोज कि बाईपास कराना है, सो किसी के पास मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए? आजकल ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में एक पैकेज सिस्टम हो गया है। पैकेज सिस्टम मींस जैसे सपोज आपकी प्रोसीजर, स्टे और जो कंज्यूमेबल्स हैं उन सब का एक वो बना देते हैं पैकेज। तो CABG का पैकेज जनरली 2.5 लाख या 2.25 लाख 2.5 लाख के आसपास होता है, बट विदाउट द मशीन्स एंड ऑल दैट। तो ये सब में आपकी मेडिसिन, स्टे और सर्जरी सब इंक्लूड होती है। बाय एनी चांस अगर आपको सपोज किसी और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ गई, या आपका किडनी नहीं काम कर रहा है या आपका कुछ और काम नहीं कर रहा है, सपोज आपको स्ट्रोक हो गया, आपको न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ गई, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो अगर आपका सिर्फ सर्जरी हुई है और आपका 6-7 दिन का पैकेज होता है, तो ये मान के चलते हैं कि भाई 2.5 लाख में आपका हो जाएगा। अगर IABP लग गया, जैसे फॉर इंस्टेंस हार्ट के सपोर्ट की एक मशीन होती है वो लग गई, तो एडिशनल 75,000 रुपीज़ लगता है। एक जो सवाल है डॉक्टर बहुत कॉमन है और अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? हार्ट अटैक कैन लीड टू हार्ट फेलियर। माने जब व्हेन हार्ट अटैक इज बेसिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, माने जब मांसपेशियां मरती हैं। मांसपेशियां जब खून के अभाव में मरना चालू हो जाती हैं, दैट इज नोन एज हार्ट अटैक। उससे पहले का स्टेज वेयर दे आर क्राइंग फॉर ब्लड, दैट इज एंजाइना। वो छाती में दर्द होता है सिर्फ और मरी नहीं है, तो दैट इज एंजाइना। और वही वो गोल्डन आवर काम आता है? नहीं, वो उसके बाद भी हो सकता है। एक बार हार्ट अटैक चालू हो जाता है तब भी 1 घंटे के अंदर अगर आप एक्टिवेट होते हो तो काफ़ी हद तक मांसपेशियों को बचाया जा सकता है। तो एंजाइना हो गया, हार्ट अटैक हो गया और हार्ट फेलियर। अगर हार्ट का फंक्शन माने हार्ट अटैक की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाता है और हार्ट एज अ पंप काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, देन इट लैंड्स अप इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में माने शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है, सूजन आने लगती है, आपके लिवर में कंजेशन होने लगता है,
पैरों पे कंजेशन होने लगता है, और तभी उसको कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। वो फिर धीरे धीरे करके सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है और ऑर्गन्स धीरे धीरे करके माने फेल होने लगते हैं। अभी हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे और डॉक्टर्स के लाइफ में जो स्ट्रेस है उसकी भी बात कर रहे थे डॉक्टर। तो अक्सर ये लोगों के मन में एक परसेप्शन है कि डॉक्टर्स बेतरतीब चार्ज करते हैं, मतलब डॉक्टर के पास जाने से लोग घबराने लगे हैं। लगता है अस्पताल का तो चक्कर ना लगे तो अच्छा है, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा बिल बना के दे देंगे। सो बिल्कुल क्लियर कट सवाल है कि क्या डॉक्टर्स के ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि इतना पैसा जनरेट करना ही करना है? नहीं, ऐसा कोई पर से कुछ देखिए, जब भी मैं इस तरह की जब क्वेश्चंस आते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो नंबर वन, देयर आर टू सेट ऑफ हॉस्पिटल्स। एक तो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फंडिंग इज बाय द गवर्नमेंट, तो उधर तो खैर माने यू आर नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, दे हैव इन्वेस्टेड मनी एंड दे आर गिविंग certain services, certain ambience जो दे रहे हैं वो उसका कॉस्ट होता है, there is no doubt about that. But ये है कि these two components in a hospital are generally different. एक तो होता है administration side. Administration side is basically involved in seeing that whether we are doing financially we are doing well or not. बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नेगेटिव माने लॉसेस में तो नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाता है। तो दूसरी चीज, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो जनरली दे आर इंसुलेटेड, दे डोंट हैव एनीथिंग मच टू डू विद द फाइनेंसेस। So it is actually, that is the best way to go forward. This is the that doctors and anyone who is related with the caregiving, they should not be involved with finance से related कुछ होना नहीं चाहिए. They should just concentrate on caregiving, their work. Absolutely. डॉक्टर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं समटाइम्स जो कि पेशेंट के हित में ना हो, जिससे कभी आपको भी लगता है, आप भी अपसेट हो जाते हो कि ऐसा ये पॉलिसी तो नहीं होनी चाहिए, ये गलत है? देखिए, एक्चुअली जो मैंने जो जितने भी हॉस्पिटल्स में काम किया, विच इंक्लूड्स अपोलो, एस्कॉर्ट्स, मैक्स, मेट्रो हॉस्पिटल, देन अभी यथार्थ में, आई हैव नेवर दिस had interference in my practice. कभी भी कुछ भी अगर जैसे सपोज अनटूवर्ड होता भी है पेशेंट के साथ, तो वी जनरली हैव ऑडिटिंग, उसकी जांच होती है, उसमें माने मल्टी स्पेशलिटी लोग बैठ करके ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग. So if anything has gone wrong, so I don't think so there is anything. I still feel that medical care, ये इक्का दुक्का केसेस इसमें आते हैं, बट दैट आई थिंक इज मोर रिलेटेड टू, जब आप पैसे देते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी हाई हो जाती है. दैट इज अ फैक्ट. जैसे सपोज आप बहुत अच्छे किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं एंड यू एंड अप लेट्स से 60, यू पेइंग 70,000 80,000 रुपीज फॉर द स्टे, और जब उसमें कमी आती है, जैसे सपोज लिनन गंदा हो गया या कुछ और हो गया, तो देन यू गेट वेरी एजिटेटेड. Because you have paid out of your pocket. Your expectations are high. उसी कंडीशन में let's say suppose you are going to धर्मशाला. धर्मशाला में तो आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हो. उसी तरह से आप गवर्नमेंट सेक्टर में उससे माने you are tolerant of everything. But whenever you are going into a corporate hospital, your expectations go up. तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट हैज़ मोर टू डू विद दैट रादर देन दिस. लेकिन कुछ तो ऐसे पॉइंटर्स होंगे ना डॉक्टर, जिसमें आपको लगता होगा कि भारत में अभी भी कार्डियक केयर को लेकर वो ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी पैरालिसिस है, कुछ तो है. देखिए, जैसे माने वेस्टर्न कंट्रीज में देयर आर वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल्स. वो प्रोटोकॉल्स मुझे एक्चुअली इंडियन सेटअप में, इंडियन सिनेरियो में दिखाई नहीं देते. We need to actually work on. For example, कैसे? जैसे सपोज ACC AHA गाइडलाइंस हैं अमेरिका में, तो हम लोग भी वही फॉलो करते हैं. Okay. तो हम लोगों में स्पेसिफिकली वी शुड हैव आवर ओन प्रोटोकॉल्स, वी शुड हैव आवर ओन गाइडलाइंस.
तो हम जो उनके प्रोटोकॉल को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, बट हमारे कंडीशंस तो बिल्कुल अलग कंडीशन बिल्कुल अलग है, कंडीशंस भी अलग हैं, हमारा बॉडी बिल्ड भी अलग है, हमारी डायबिटीज की प्रेवलेंस अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। तो जैसे उसके कुछ एक ऐसे पॉइंटर्स आप बताइए वो गाइडलाइंस के जो इंडिया को सूट नहीं करता है, यहाँ के पेशेंट्स को के लिए सही नहीं, एक्चुअली वो तो बहुत होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे माने जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अब ये एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे बाईपास जो होता था अमेरिका में वाज ऑलवेज डन, मेजॉरिटी, आई डोंट नो व्हाट द प्रेजेंट स्टेटस इज, बट एटलीस्ट 10 साल 15 साल पहले तक इट वाज मेजरली बीइंग डन ऑन कार्डियोपल्मोनरी बाईपास विद एन अरेस्टेड हार्ट. Whereas in India, because of some financial issues, it was done more on beating heart. चलते हुए हार्ट पे बाईपास होता था. So क्योंकि इसमें आपका बाईपास की भी खर्चा कम हो जाता है. तो now this is not based on very solid guidelines. कि माने वी आर डूइंग इट ऑन बीटिंग हार्ट, व्हाई आर वी डूइंग इट ऑन बीटिंग हार्ट, सो ऑल दोज थिंग्स दीज नीड टू बी बैक्ड बाय. सॉरी टू आस्क यू अगेन, क्या कौन सा गाइडलाइन? जैसे फॉर इंस्टेंस गाइडलाइन का नाम क्या बताया आपने डॉक्टर? ACC-AHA गाइडलाइंस, अमेरिकन कार्डियोलॉजी, ओके, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन. सो जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोगों की जैसे सपोज बीटिंग हार्ट में पेटेंसी रेट्स क्या हैं, या मिनिमल एक्सेस जब हम कर रहे हैं, छोटे चीरे से कर रहे हैं, तो उसकी पेटेंसी रेट्स क्या हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए ये कि व्हाट वी डू एंड व्हाट वी डोंट डू, व्हाट वी फॉलो, व्हाट वी डोंट फॉलो. तो ये थोड़ी मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये गाइडलाइंस की हम लोगों में कमी रहती है थोड़ी, क्योंकि बहुत इफेक्टिव स्टडीज़ भी नहीं होती, बहुत इफेक्टिव गाइडलाइंस भी नहीं है. तो ये तो इतने साल हो गए, अब मुझे तो लगता है इन गाइडलाइंस को हेल्थ मिनिस्ट्री को इस पर कुछ वर्क करना चाहिए. आइडियली शुड बी वर्किंग ऑन दिस. तो एक ब्रॉड गाइडलाइंस अगर कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं या कुछ वो है, जैसे हमारी एसोसिएशंस हैं, तो इफ दे कैन हैव सर्टेन गाइडलाइंस कि भाई ऐसे ऐसे कंडीशन में एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कंडीशन में सर्जरी होनी चाहिए, और माने यहाँ पे तो कई बार तो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना. सो जैसे सपोज मैंने एडवाइस किया सर्जरी, और पेशेंट के रिलेटिव्स कहते हैं कि मुझे तो सर्जरी नहीं करवानी. फिर क्या करता है? फिर तो देयर इज नो ऑप्शन बट टू डू, एंड माने जो वो बोल रहा है वो करना पड़ता है. बट इसके लिए गाइडलाइंस तो नहीं हो सकता पेशेंट के फैमिली और पेशेंट, जैसे सपोज इफ देयर आर फर्म गाइडलाइंस कि भाई ऐसे कंडीशन में अगर आपको सर्जरी ही करवानी है, तो then you should not give the third option to that person. कहने का मतलब ये है कि if we have very rigid guidelines, we have strict guidelines, then I think it will be more streamlined. Cardiac care will be more streamlined. अच्छा, कार्डियक केयर तो कहीं हमेशा हमारे देश में जैसे पीछे छूट गया है, और हम एक्शन लेते हैं, रिएक्शन होता है हमारा जब हमारे हार्ट पे कोई असर दिखने लगता है तो, लेकिन प्रिवेंशन पर फोकस बिल्कुल भी नहीं है. सो एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं हम जहाँ पे द प्रिवेंशन, वी वर्क ऑन प्रिवेंशन. तो एक्चुअली ये जो चेंज्ड मिली हो गया एनवायरनमेंट हो गया है, उसमें वही सारी चीज़ें, जैसे सपोज घर पे खाना थोड़ा हेल्दी रहे, एक्सरसाइज की आदत शुरू से ही बचपन से ही रहनी चाहिए, जंक फूड कम से कम हो, रिफाइंड जो डॉक्टर वो सही है, लेकिन माइंडसेट नहीं है. माइंडसेट भी नहीं है, तो माइंडसेट को तो चेंज करना पड़ेगा धीरे धीरे करके. यू विल हैव टू, वही मैंने जैसे आपको बताया था, एवरी पर्सन, माने ये किसी और की सिचुएशन को आप अपने लाइफ पे नहीं वो कर सकते हैं फॉलो. तो यू विल हैव टू, एवरीबडी विल हैव टू वर्क ऑन एटलीस्ट ये जो बेसिक चीज़ें हैं, शुगर का कंट्रोल करना, वो तो आपको साल भर में, आजकल ज़्यादातर काफ़ी लोग ऐसे करने लगे हैं कि साल में एक बार अपना कंप्लीट हेल्थ करवाते हैं चेकअप. तो शुगर का कंट्रोल बना रहे, कोलेस्ट्रॉल का बना रहे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स को दिखाइए, देखिए कि इफ़ यू नीड मेडिसिन और नॉट. तो एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज में भी तीनों चीज़ें बता दी. अगर वंस यू बिफोर यू गो टू द जिम एटलीस्ट गेट अ बेसिक इन्वेस्टिगेशन डन.
अगर जिम में यू शुड हैव ट्रेन्ड ACLS एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेन्ड पर्सन देयर. सपोज कोई अरेस्ट होता है जिम में, तो यू शुड बी एबल टू, नाउ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर हेल्दी पीपल, दे आर जनरली हेल्दी पीपल. और हेल्दी पीपल में जब इस तरह से हार्ट अटैक आता है तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट यू कैन एक्चुअली अगेन ब्रिंग हिम बैक. तो माने ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होता है रेसिसिटेशन के में जो ट्रेनिंग होती है, वो इट शुड बी डन मोर ऑफन. एंड जो जिम में लोग हैं उनको ट्रेनिंग ये देनी चाहिए. तो ये सब चीज़ें अगर बेसिक फॉलो करें तो आई थिंक वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन. एब्सोल्युटली. लेकिन डॉक्टर बात करें अगर इंडिया की, तो ये हम मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, अक्सर देखने को मिलता है कि लेडीज़ को हार्ट अटैक कम आता है एंड मेल हैव मोर ऑफ सच थिंग्स. तो ये क्यों होता है? एक तो नंबर वन, जब तक ये जो हार्मोन्स होते हैं दे एक्चुअली बेसिकली प्रोटेक्ट. ये देखा गया है कि मेनोपॉज के बाद जनरली ये डिस्पैरिटी ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे करके. दूसरा, इंडिया में मेल्स यूज्ड टू स्मोक अ लॉट. अब धीरे धीरे करके स्मोकिंग इन फीमेल्स इज ऑल्सो गोइंग अप. तो अब देखा गया है कि धीरे धीरे करके जो माने फीमेल्स में भी हार्ट अटैक आने लगे हैं. सो बेसिक प्रोटेक्शन माने नेचर ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, बट ये है कि माने आफ्टर मेनोपॉज दे जनरली दे आर नॉट प्रोटेक्टेड. सो एक जो हमारे देश में जिम कल्चर बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हुआ है, सप्लीमेंट्स, फैट बर्नर्स, प्रोटीन, पता नहीं क्या क्या लोग ले रहे हैं. सो आर दे सेफ फॉर द हार्ट? नहीं, वो तो मैंने जैसे भी बताया कि वी नीड टू कंट्रोल कि निकोटीन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैफीन का लेवल, निकोटीन का लेवल कम होना चाहिए. दूसरा, स्टिमुलेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होने चाहिए. तीसरा, ये मिनरल्स और विटामिन्स की भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. वी नीड टू, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल कि दे शुड बी माने वेरी रेगुलेटेड. नहीं तो अदरवाइज दीज क्रिएट प्रॉब्लम्स. स्टीरॉइड तो खैर होना ही नहीं चाहिए. इवन प्रोटीन भी also should be limited. All these things, all these ingredients need to be limited क्योंकि they'll create problems. अगर डॉक्टर आपको बोला जाए कि आप समस्त देशवासियों को 1 मिनट कुछ कहें हार्ट केयर पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक स्वस्थ रहेंगे तभी तक अच्छी तरह से ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे. तो माने जो स्ट्रेस जो भी आपकी ज़िंदगी की वजह से है, आपके जॉब की वजह से है, आपकी फैमिली की वजह से है, ऑल दोज थिंग्स यू विल माने तभी तक आप माने उसको कर पाएंगे जब तक व्हेन यू ओनली टिल यू आर हेल्दी एंड यू आर अलाइव. सो आई थिंक टेक टाइम आउट, समय निकाल करके अपने लिए समय निकालिए. रोज़ थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करिए, बाहर से खाने को थोड़ा लिमिट करिए, बहुत ज़्यादा तेल घी ये सब कम ही रखना चाहिए. साल में बीच बीच में अपना इन्वेस्टिगेशन करवाते रहिए, कोलेस्ट्रॉल का चेक करवाते रहिए, शुगर का चेक करवाते रहिए. अगर कुछ भी एबरेशन दिखाई देता है या कुछ ऊपर नीचे होता है तो टेक द हेल्प ऑफ फिजिशियन की माने टेक द गो एंड मीट हिम. अगर कुछ एडवाइस करते हैं कोई मेडिसिन तो उसको फॉलो करिए. इवन सर्जरी हो जाती है या एंजियोप्लास्टी हो जाती है तब भी आई एक्सपेक्ट कि भाई एवरी ईयर द पर्सन अंडरगोज अ लिपिड प्रोफाइल, HbA1c जो कि शुगर के लिए करते हैं. तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवाते रहते हैं सो दैट यू रिमेन हेल्दी, योर हार्ट रिमेन्स हेल्दी. That's nice. Thank you, doctor. Thank you for being in our show. Thank you very much. Thank you. तो दोस्तों, डॉक्टर पिल्लई के साथ जो हमारी बातचीत हुई है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है. बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन अब भी अगर कोई सवाल बाकी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें. डॉक्टर पिल्लई से हम आपके लिए जवाब लेकर आएंगे. और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. I am Dr. Jeevan Pillai from Yatharth Hospital, Noida Extension. It was wonderful to be on this cardiology podcast. Take care of your health, stay aware and stay healthy, but don't forget to like, share and subscribe to this podcast. Your health is always in good hands.